नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे शिफ्ट के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि IIT में आए हुए हैं और 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं और ये हमारा 10th लेक्चर है। अगर आपने इसलिए पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सारे वीडियो एक साथ देख पाओगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया गया था? आसान सा प्रश्न है आपके सामने। और 1 दिसंबर को, 1 अगस्त को, 1 अक्टूबर को, या बात की जाए 1 नवंबर को? इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, 1 नवंबर को। 1 नवंबर 1956 में जो है वो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। और उसके बाद बात की जाए तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से जो है वो छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया था, तो ये भी आपको याद रख लेना है। जिसमें बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में जो है वो 16 जिले जो है वो चले गए थे और मध्य प्रदेश में जो है वो 45 जिले ही बचे थे। लेकिन अभी वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? 55 जिले आपको देखने को मिलते हैं, 55 जिले। ठीक है, वहीं बात की जाए तो सतना से अलग होकर मैहर बना दिया गया। ठीक है, रीवा से अलग होकर मऊगंज बना दिया गया और छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा से अलग होकर जो है वो पांडुरना बना दिया गया। ठीक है, तो ये जो है वो 3 जिले और जुड़े गए, तो टोटल जो है वो मध्य प्रदेश में 55 जिले जो है वो देखने को मिलते हैं। एंड वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल के अनुसार से मध्य प्रदेश में शिवपुरी है। पहले तो आपको पता हो तो पहले जो है वो कौन सा, छिंदवाड़ा हुआ करता था एरिया वाइज। लेकिन जब, जाहिर सी बात है, ये पांडुरना जो है वो नया जिला बन गया तो इसका एरिया बट गया। लेकिन अब जो है वो आपको शिवपुरी देखने को मिलता है। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखोगे तो इस छिंदवाड़ा के एरिया जो है वो, उससे सब बड़ा जो है वो शिवपुरी का एरिया देखने को मिलता है। तो काफ़ी लोगों के मन में ये कन्फ्यूज है, किसी को पता ही नहीं है। मैंने क्वेश्चन भी डाले थे तो बोलते ये कब हो गया। भाई थोड़ा अपडेट रखा करो करंट अफेयर से, क्योंकि नए ज़िले जो बने हैं उस हिसाब से जो है वो चार सारी चीज़ें जो है वो बदल गई हैं। अब मध्य प्रदेश का जो है वो जिला, ये ऑफिशियल साइट के अनुसार बता रहा हूँ। अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और वहाँ पर अगर आपका शिवपुरी गलत ऑप्शन दे दिया है तो आप उस पर बाकायदा से उस पे क्वेश्चन पर जो है वो ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, क्योंकि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही डला हुआ है क्षेत्रफल उनके अनुसार। ठीक है, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात की जाए तो मध्य प्रदेश की राजधानी तो वैसे सभी को पता होगा, प्रशासनिक राजधानी। ठीक है, प्रशासनिक राजधानी भोपाल है। कौन सी है? भोपाल। वही बात की जाए सांस्कृतिक राजधानी अगर आपसे पूछी जाए तो कौन सी है? जबलपुर। ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछा जाए तो पचमढ़ी। ठीक है, पचमढ़ी देखने को मिलती है। और खेल राजधानी पूछा जाए तो इंदौर देखने को मिलती है। तो ये सभी के सभी आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी के सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बुलंद दरवाजा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बुलंद दरवाजा, देखिए आपको पता हो तो बुलंद दरवाजा जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था। अकबर के द्वारा जो है वो निर्माण करवाया गया था। दरअसल जो है वो गुजरात की विजय के दौरान जो है वो इसको बनवाया गया था। जब विजय अकबर को प्राप्त हुई तो उसके बाद जो है वो इसको बनवाया गया था। ये यूपी में देखने को मिलती है। यूपी में कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल को सादियाबाद के नाम से जाना जाता है? मांडव, पचमढ़ी, भीमबेटका या सांची? देखिए अगर आपने पिछले वीडियो मेरे देखे हुए हैं IITU के प्रीवियस ईयर के, ये हमारा 10th है, अगर आपने पिछले 9 लेक्चर देखे हैं तो उसमें से एक वीडियो में मैंने आपको बताया है, कम से कम एक नहीं 2 वीडियो में मैंने बताया। तो सादियाबाद जो था वो मांडू का पुराना नाम था। और ये सादियाबाद जो है वो कब का टाइम का था? मुगल कालीन। मुगलों के द्वारा जो है वो मांडू को सादियाबाद के नाम से जाना है। तो मांडू की जगह यहाँ पर मांडव कर दिया गया है, बस इतना सा अंतर है।
ओके, तो जो भी मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ यहाँ पर वो एक एक क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है, तो उसको आप याद रख लिया करो, ठीक है। मांडू में आपको रानी रूपमती महल देखने को मिलता है, रानी रूपमती महल हो गया, ठीक है। और मांडू के धार जिले में पड़ता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर डायनासोर डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है, राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। एंड बात की जाए तो हिडोला महल भी यहीं पर है, हिंडोला महल देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा टेढ़ा सा है, तो ऐसा लगता है जैसे हिल रहा हो। ये हिडोला महल जो कि यहीं पर देखने को मिलता है, तो याद रख लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में लोक रंग समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? जबलपुर में, खंडवा में, ग्वालियर में या भोपाल में? देखिए लोक रंग महोत्सव जो है वो हर साल 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर जो है वो बनाया जाता है, और ये जो है वो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर जो है वो यह हर साल जो है वो बनाया जाता है भोपाल में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, तो याद रख लेना है। और ये किस में? रविंद्र भवन में, रविंद्र भवन में। तो ये करीबन जो है वो 26 से 30 तक चलता है, और वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वहाँ पर नाच गाने हो गए, शाम का प्रोग्राम चलता है, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं, जितनी भी जातियां होती हैं वहाँ पर उनके पकवान देखने को मिलते हैं। बहुत ही शानदार, एक अलग ही आपको अनुभव देखने को मिलेगा अगर आप कभी भोपाल 26 जनवरी को आओ, या 26 से मतलब 5-6 दिन चलेगा, तो जाहिर सी बात है वो आपको देखने को मिल जाता है वहाँ पर। और सामग्री भी देखने को मिल जाती है, बहुत सारी दुकानें लगती हैं, तो बहुत ही शानदार लगता है। भोपाल जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। वहीं बात की जाए तो अभी जो 2024 का जो बनाया गया था वो कौन सा था? 39वां था, ठीक है, 39वां था ये लोक रंग महोत्सव। अगर हम भोपाल की बात की जाए तो 2-3 दिसंबर को 1984 को भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल गैस कांड, ठीक है, जिसमें कौन सी गैस? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, और जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। और यह कंपनी जो थी वो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, ठीक है। और इससे छुटकारा पाने के लिए या इससे बचाव के लिए ऑपरेशन फेत भी चलाया गया था, ऑपरेशन फेत जो है वो चलाया गया था यहाँ पर। एंड ताज उल मस्जिद आपको देखने को मिलता है भोपाल में, जो कि शाहजहाँ बेगम के द्वारा जो है वो बनवाया गया था इसको, ठीक है। और यहाँ पर एक महोत्सव बनाया जाता है, मुस्लिम होता है, तबलगी इज्तिमा, तबलगी इज्तिमा, इज्तिमा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इज्तिमा ये कहाँ पर बनता है? भाई भोपाल में बनता है, मुस्लिम का ये त्यौहार रहता है। वहीं बात की जाए तो आपको भोपाल में भारत भवन देखने को मिलता है भारत भवन, जो कि किसके द्वारा बनवाया गया था? 82 की बात है, और इसका वास्तुकार था, वो कौन था? चार्ल्स कोरिया, चार्ल्स कोरिया जो है इसका वास्तुकार था। तो ये भी आपको याद रख लेना है। ये सीधा पूछ लेता है भारत भवन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन कुछ ऐसे दे देते हैं, दिल्ली हो गया, भोपाल हो गया, तो भारत भवन सोच के नहीं दिल्ली लगा देते हैं, लेकिन अपना ये भोपाल में स्थित है, और चार्ल्स कोरिया जो है इसका वास्तुकार था। तो ये सभी के सभी डेटा आपको भोपाल का याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? ठीक है, तो तमिलनाडु की, उत्तर प्रदेश की, पश्चिम बंगाल की या मध्य प्रदेश की? देखिए सुचेता कृपलानी की बात की जाए तो ये किसी राज्य की नहीं बल्कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी, मुख्य मंत्री रही थी, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश की बनी थी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पहली मुख्यमंत्री किस राज्य की बनी थी, तो उत्तर प्रदेश की बनी थी, और इनका नाम था सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन अगर आपसे एमपी के पूछा जाए कि एमपी की पहली कौन थी, तो उमा भारती, उमा भारती 2004 की बात है, उस समय जो है ये बनी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। SE4 ऑल, SE4 ऑल का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, वियना, पेरिस, या बात की जाए लंदन? तो SE4 ऑल
इसका फुल फॉर्म की बात की जाए तो सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। ओके, सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, ये इसका जो है वो फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो ये वियना ऑस्ट्रिया में देखने को मिलता है। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, वियना ऑस्ट्रिया में। ओपेक का भी देखने को मिलता है। ओपेक का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ लिया है तो ये भी यहीं पर देखने को मिलेगा। ठीक है। इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जिसे हम IAEA के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका भी हेडक्वार्टर वियना में ही देखने को मिलता है। तो ये कुछ हेडक्वार्टर हैं बड़ी बड़ी संस्थाओं के, जो आपको याद रख लेना है और हमेशा ये पूछे जाते हैं। रोहन रोग वास्तव में एक विकार है। रेस्पिरेटरी यानी श्वसन से संबंधित है। पाचन यानी डाइजेस्टिव से संबंधित है। ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ये डाइजेस्टिव से संबंधित है। ये इम्यूनिटी से सिस्टम होता है, ऑटो इम्यूनिटी, डाइजेस्टिव हो जाती है प्रॉब्लम, तो उससे संबंधित होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। इसमें से हमें बताना है कि कौन सी कम्युनिकेबल डिसीज है, संचार रोग या संक्रामक रोग, यानी छूने से फैलती हो। अस्थमा या दमा। दमा आपने कभी देखा है कि छूने से फैलता है? किसी को अगर दमा होता है, अस्थमा होता है, तो वो छूले से नहीं फैलता है। इसका आंसर ये नहीं होगा। खसरा, अभी आपको पता नहीं है खसरा क्या होता है, तो इसे छोड़ दो। स्कर भी आपको पता हो, ये विटामिन की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से होता है। तो ये विटामिन सी की कमी से होता है, तो जाहिर सी बात है ये भी संक्रामक रोग नहीं होता है। मधुमेह यानी डायबिटीज होता है, तो डायबिटीज भी कभी भी बात की जाए तो छूने से नहीं फैलती। तो ये खसरा जो रहता है वो एक कम्युनिकेबल डिसीज है। आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्टिकल फाइबर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है या काम करती है? रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन पर, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन पर, स्कैटरिंग पर, या बात की जाए तो इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण पर। तो जो भी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स रहती हैं, आपने देखा होगा आजकल इंटरनेट में ऑप्टिकल फाइबर केबल का बहुत यूज होता है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत होती है। ठीक है। तो इसमें जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो है वो सिद्धांत पर काम करता है। हीरे का चमकना हो गया, हीरे का चमकना, ये भी किस पे काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करती हैं। ओके। स्कैटरिंग हो गया, जो हमारा आसमान है नीला दिखाई देता है, तो ब्लू रेज का स्कैटरिंग हो जाता है, उस वजह से जो है वो दिखाई देता है। अगर आपको बाल्टी में कोई जो तली है वो ऊंची दिखाई देती है, जाहिर सी बात है अगर कोई सिक्का डालोगे तो ऊंचा दिखाई देता है, वो किसके कारण? अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ठीक है। तो ये कुछ फिजिक्स से संबंधित हैं, लाइट चैप्टर से संबंधित हैं, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो लाइट चैप्टर भी आपको करना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है? गैल्वेनोमीटर, फेदोमीटर, एंडोस्कोप या फ्लक्स मीटर। देखिए, गैल्वेनोमीटर का यूज जो होता है वो स्मॉल इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट के लिए, मेजर के लिए यूज किया जाता है। अगर बहुत छोटा सा इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है तो उसके लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। अमीटर का हम ज़्यादा होता है तो अमीटर का यूज करते हैं, उसका भी हम करंट का मापने में यूज करते हैं। लेकिन फेदोमीटर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको समुद्र की गहराई नापनी है तो फेडोमीटर का यूज करते हैं। एंडोस्कोप की बात की जाए तो ये मेडिकल में यूज होता है इसका काफ़ी। मेडिकल में कोई गले में कुछ चीज़ें फंस जाती हैं तो वो एंडोस्कोप के थ्रू देखा जाता है। ठीक है। फ्लक्स मीटर जो है ये मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स का मेजरमेंट के लिए जो है वो फ्लक्स मीटर का यूज जो है वो किया जाता है। ठीक है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यू टी पी एंड एस टी पी आर एग्जाम्पल ऑफ। यू टी पी एंड एस टी पी ये किसके एग्जाम्पल हैं आपसे पूछा गया है? सीसीटीवी केबल के, या थिकनेट कोशियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, या ट्विस्टेड फाइबर केबल। देखिए, यू टी पी और एस टी पी। यू टी पी का फुल फॉर्म रहता है अनसील्ड ट्विस्टेड
ट्विस्टेड पेयर केबल। तो आप समझ गए होंगे ये ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, और STP का मतलब होता है सील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो आंसर हो जाए इसका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर एक प्रकार है। TFT होता है, ये किस में यूज होता है? CRT जो कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं, या LCD हो गया, या LED हो गया, या बात की जाए प्लाज्मा हो गया। तो ये LCD जो रहती हैं उसमें यूज किया जाता है। थिन फिल्म जो आजकल आपको पता है LCD में जो ऊपर जो लगी रहती है वो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर रहता है, उसमें यूज किया जाता है पीछे। ओके, तो LCD जो है वो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज में सेक फीचर क्या कार्य करता है? ऑप्शन है यहाँ पर यह ओपन विंडोज को लंबवत रूप से व्यवस्थित करने में मदद करता है। ऑप्शन बी है यह ओपन विंडोज को क्षैतिज रूप में व्यवस्थित करने में मदद करता है। ऑप्शन सी है यह यूजर को एक बार में सभी ओपन विंडोज पर ध्यान केंद्रित की अनुमति देता है। और ऑप्शन डी है यह यूजर को एक ओपन विंडो पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। तो सर सेक फीचर होता क्या है? इसको बात की जाए तो एरो फीचर भी बोलते हैं जहाँ तक है। हाँ, एरो एरो फीचर भी बोलते हैं इसको, एरो सेक फीचर भी कहा जाता है। दरअसल इसमें होता क्या है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये यूजर को एक ओपन विंडो पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। यानी जो विंडो खुली है उसमें बहुत सारी विंडो खोली रहते हो आप, तो उसमें मिनिमाइज कर दोगे और एक ही पर आप जो है वो ध्यान केंद्रित कर सकते हो। तो ये किसके माध्यम से होता है? ये सेक फीचर के माध्यम से होता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, RDBMS जिसे हम रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, एक डेटाबेस को संदर्भित करता है जो पंक्तियों और स्तंभों करके डेटा को संरचित प्रारूप से संग्रहित करता है। निम्नलिखित में से RDMS का उदाहरण पूछा गया है, कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, ओरेकल डेटाबेस, IBM डोमिनो, या माई SQL। देखिए RDBMS जो अच्छी बात है ये हमारा डेटाबेस से संबंधित है। तो माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर होता है, ये भी जो है वो RDBMS से ही संबंध रहता है। ठीक है, ये डेटाबेस से संबंधित रहता है। ओरेकल तो होते ही है डेटाबेस से संबंधित, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन, हमसे नहीं पूछा गया है इसमें। IBM डोमिनो ये इसका आंसर हो जाएगा, और माई SQL भी, ये भी डेटाबेस से संबंधित होता है। तो बाकी के तीनों ऑप्शन तो जो है वो RDMS से संबंधित हैं, लेकिन IBM डोमिनो जो रहता है यह है संबंधित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट में उपयोग किए जाने वाला पहला सर्च इंजन कौन सा है? याहू, गूगल, एक्साइट, या आर्ची। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, आर्ची। डायरेक्ट याद रख लेना है, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए ये पेपर है, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर आप देखोगे ये साइन है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, तो नीचे भी साइन होना चाहिए जो कि सब में देख रहे हैं, और चारों साइड होना चाहिए। तो यहाँ पर ये तो सब में सेम दिख रहा है, जाहिर सी बात है ये इधर भी सेम ही आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। उसके आप ऊपर देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से डायमंड शेप का जो है वो यहाँ पर चतुर्भुज बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये कि यहाँ पर है तो यहाँ पर भी तो आएगा। जब आप इसे ओपन करोगे तो दो जो है वो डायमंड आना चाहिए। देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो ये गलत हो जाएगा, ये सिंगल है। अब इसमें और इसमें हमें बी और डी में देखना पड़ेगा। उसके बाद आप देखिए ये साइन है, ये वाला आप देख रहे हो, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर है, बिल्कुल चिपका हुआ नहीं है पेपर से, जबकि यहाँ पर देखिए ये चिपका है और इसमें चिपका नहीं है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर है ना कि इससे चिपका हुआ है। तो ये तो नज़रों का खेल है, आसान से प्रश्न रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 412 का संबंध 49 से है, तो हमें 361 का, तो ये तो आसान सा लग रहा है। 141 प्लस 2 करोगे तो 7 आ रहा है, और 7 का स्क्वायर करके 49 कर दिया गया। इसी तरीके से 6 तो इसको ऐड कर लो, ये कितना हो रहा है? 10। 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए, क्योंकि हमारा आंसर आ रहा है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये आप देखोगे चतुर्भुज है, हमें इसे बताना है, ठीक है, तो ये आप खुद करके बताना, ठीक है। तो ये इसमें क्या है कि सब काउंटिंग करनी पड़ती है, थोड़ा टाइम लगता है। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है? चतुर्भुज फाइंड करना है, ठीक है। तो 19 रहेगा, 12 रहेगा, 14 रहेगा, या 17 रहेगा, ठीक है। तो ये आप जो है वो इसका आंसर बताइएगा क्या होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। अब इसमें देखिए ऐसा तो कुछ अलग से तो ट्रिक है नहीं है कि आपको गिनती करनी पड़ेगी इसमें सबसे, जैसे कि एक ये हो गया हमारा और एक ये हो गया एंड एक हमारा ये वाला हो गया। तो ऐसे करके जो है वो आप काउंट करोगे तभी जो है वो इसका आंसर निकलेगा। और कितने निकल रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर रिस्पॉन्स मिलता है तो मुझे भी अच्छा लगता है, तो आप रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये सीरीज दी हुई है और हमें बताना है कि नेक्स्ट नंबर इसमें से क्या होगा। देखिए 89, 19, 82, 109 और 45, इन दोनों के बीच डिफरेंस देखोगे तो कितने का है, एक का अंतर देखने को मिल रहा है। इन दोनों के बीच डिफरेंस देखोगे तो मुझे यहाँ पर कितने का, 8 का अंतर देखने को मिल रहा है। इन दोनों के बीच डिफरेंस देखोगे तो मुझे यहाँ पर कितने का, 27 का अंतर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे तो 64 का अंतर देखने को मिल रहा है। यानी अब देखो यहाँ पर हमें बढ़ रहा है तो ये प्लस हो रहा है, यहाँ पर घट रहा है तो ये माइनस हो रहा है, यहाँ पर प्लस हो रहा है और यहाँ पर फिर से घटा हुआ है वैल्यू तो ये माइनस हो रहा है। लेकिन एक चीज़ आपको समझ में आ रही है, ये किसका, 2 का क्यूब देखने को हमें मिल रहा है, ये 3 का क्यूब हमें देखने को मिल रहा है और ये 4 का क्यूब हमें देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है ये भी 1 का ही क्यूब होगा। तो हमें अगला नंबर जो रहेगा यहाँ पर हमें प्लस नंबर चाहिए, प्लस में। और प्लस में कितना, जाहिर सी बात है ये 4 है तो यहाँ पर 5 का क्यूब चाहिए और 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। तो 125 को जब आप इसमें जोड़ोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 125 और 45, 170 आ जाएगा इसका आंसर। यानी आंसर आ जाएगा इसका ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कुछ हमें यहाँ पर मतलब दिए हुए हैं, जैसे कि प्लस का मतलब घटाना है, भाग यानी डिवाइड का मतलब हमें जोड़ना है, ये लेस देन का साइन है तो गुणा करना है, और ग्रेटर देन का साइन है तो यहाँ पर हमें भाग करना है। और यहाँ पर इसका हमें सॉल्यूशन देखना है। तो 9, देखिए भाग को हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, जोड़ना है तो प्लस करूँगा, और 7 इस वाले साइन को क्या बोला गया है, गुणा करना है तो ये 8 से गुणा हो जाएगा। और ये वाला साइन है तो इसमें भाग करना है, और यहाँ पर कोष्टक लगा हुआ है तो 4, और ये भी हमें भाग ही करना रहेगा क्योंकि साइन सेम है। प्लस का मतलब होता है घटाना, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैंने घटा दी। तो पहले सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि बॉडमस रूल हमें याद रखना है। सबसे पहले जो कोष्टक में संख्याएं होती हैं उनको सॉल्व करना रहता है। तो इसको मैं काट दूंगा, 2 बार जाएगा। फिर उसके बाद बॉडमस रूल में क्या फॉलो करना रहता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हमें अब यहाँ पर डिवीजन रूल फॉलो करोगे तो 2 से मैं इसे काटूंगा, ये 4 बार जाएगा तो 9 प्लस, फिर मुझे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन देखना पड़ेगा तो ये 28 हो जाएगा। तो ये तो पूरा कट चुका है, यहाँ पर माइनस का 5 है। ठीक है, तो बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखने को मुझे लग रहा है 32 आएगा इसका आंसर, 32, क्योंकि ये सब तो छोटी संख्याएं और 32 जो है एक बड़ी संख्या। अगला क्वेश्चन, एक आदमी अपने घर से कार्यालय को पैदल x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और उसी रास्ते पर वापस x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आता है। तो हमसे पूछा गया है कि भाई औसत चाल कितनी होगी इसकी, औसत चाल। तो मैंने आपको बताया था कि आप घर से स्कूल जा रहे हो या घर से ऑफिस जा रहे हो, ये आपका घर है, ये ऑफिस है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है घर से ऑफिस जा रहे हो या ऑफिस से घर जा रहे हो, यहाँ पर डिस्टेंस तो समान ही है ना, आपने डिस्टेंस जो है वो बदली नहीं है। ठीक है, तो डिस्टेंस जब समान होती हैं तो सीधा सा है, जब 2 स्पीड आपको दी हों तो आपको सीधा सा फॉर्मूला लगा देना है एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड 2ab अपॉन a प्लस बी। लेकिन याद रख लेना है सेम डिस्टेंस पर। ठीक है, सेम डिस्टेंस पर। तो ये हमें पता है एक x1 है तो 2 इंटू x1 और दूसरा x2 है स्पीड, और x1 प्लस x2 हो जाएगा। देख लो यहाँ पर कहीं ऑप्शन है, ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन यानी डी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर दिया हुआ। ओके, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेना है। देखिए ये 200 मल्टीप्लाई 100 है तो ये 4 जीरो आ जाएगा इसका, माइनस का 20, और ये डिवाइड करूँगा क्योंकि ये डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर भाग का निशान लगा हुआ है। ठीक है, प्लस 100, तो ये 80 बचेगा। तो ये कितना 80 आना चाहिए लास्ट में, ये आ रहा है और 200 ये हो रहा है, तो आंसर आ जाएगा इसका डी ऑप्शन। ये हमारा आंसर आ जाएगा, आसान सा था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना, और ये हमें दिया हुआ है। देखिए शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ। 8 की पावर -5 प्लस 7 दिया हुआ है और माइनस का 1 दिया हुआ है और अपॉन में 8 की पावर 0। देखिए
कभी भी कोई भी संख्या हो और आप उस पर 0 पावर लगाते तो वो हमेशा 1 हो जाती है। आप चाहे 100 लिख लो और उसके पावर 0 कर दोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये तो 1 रहने वाला है, तो इसको तो हटा ही दो। ये हम सॉल्व करेंगे। देखिए माइनस का 5 है, प्लस का 7 है और माइनस का 1 है, तो ये यहाँ पर 8 की पावर तो 1 ही हमें देखने को मिल रही है। तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मैं स्क्वायर करूँगा तो जाहिर सी बात है 64 इसका आंसर आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 256 की पावर लगी हुई है 0.16 इंटू 256 की पावर यहाँ पर है 0.09। देखिए दोनों यहाँ पर सेम वैल्यू दी हुई है, तो गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पर मैं जोड़ लूँगा इनको, और ये कितना हो जाएगा, ये 16 है, ये 9 है, 25 हो जाएगा, यानी 0.25 हो जाएगा। अगर मैं 0.25 को यहाँ पर दशमलव हटा के 2 जीरो लगा दूँ और ये हो रहा है 1/4, तो ये 1/4 यानी मुझे इसका रूट 4 निकालना पड़ेगा 256 का। और ये कितना 256 का अगर आप स्क्वायर देखोगे तो ये 16 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। और इसको फिर से चार 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 में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 × 4, क्योंकि 4 हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पर 4 वैल्यू सेम होना चाहिए। तो आंसर जो है इसका 4 आएगा, ठीक है। ये ऑप्शन इसका आंसर होता है। समझ में आ गया होगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर ये √4 लगा हुआ है, तो हमें जैसे कि आप रूट क्यू करते हो, जैसे कि 27 है तो इसका क्या इतना 3 आता है। इसी तरीके से यहाँ पर 4 है, तो जाहिर सी बात है मुझे 4 ऐसी वैल्यू देखनी पड़ेंगी जो कि 4 बार गुणा करने पर मुझे 256 मिलेगा। तो जाहिर सी बात है हमें 4 देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन, 91 पुस्तकों का क्रय मूल्य 65 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ होगा या हानि, ये हमसे पूछा गया है परसेंटेज, ठीक है। देखिए 91 पुस्तकें, उनका क्रय मूल्य यानी सीपी जो है वो किसके बराबर है, 65 एसपी के बराबर है कि नहीं है। तो सी पी अपॉन एस पी यहाँ से कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, 65 ऊपर हो जाएगा और 91 ये जो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये 13×5 = 65, 13×7 = 91 है ना, सही है ना, 5/7 ये हो जाएगा। इन दोनों का देखिए कॉस्ट प्राइस कितनी है, 5 है, सेलिंग प्राइस कितनी है, 7 है। तो जाहिर सी बात है 2 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। कितनी कॉस्ट प्राइस है, 5 है, इंटू 100 परसेंटेज में निकालना है, तो यहाँ से आप देखोगे 40% जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट, ठीक है। तो 40% प्रॉफिट होगा, यानी सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के टोटल 25 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। बाकी के हम आगे से ऐसे ही क्वेश्चन कवर करेंगे। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।